नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्यार्थियों, आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर का जो हमने कल लिया था लेक्चर आपको एंजाइम पर, उसका सेकंड जो सेगमेंट है वो डील करने चल रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने आपसे ये बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसे सेल कहते हैं, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म के बारे में समझाया था। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन दिया था क्या होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बताया था। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाले कैटलिस्ट पर बात हो रही थी। और हमने आपसे बताया था कि लिविंग सिस्टम्स में बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाले कंपाउंड्स जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, हम उन्हें एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स, और आज इन्हीं पर हमें आगे चर्चा करनी है। ये जो एंजाइम्स हैं, मैंने आपको बताया था, इनको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। दीज आर कॉल्ड एज द बायोकैटलिस्ट्स। ये बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं। बायो का मतलब आपको मालूम है, बायो का मतलब होता है लिविंग सिस्टम, कैटलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल्स जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं, हम उनको बायोकैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये बायोकैटलिस्ट होते हैं दैट स्पीड ऑफ द रेट ऑफ स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस। इस तरह से बायोकैटलिस्ट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को। ठीक, एंजाइम्स। मतलब ये हो गया कि इनके ये बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर रहा है। बायोलॉजिकल सोर्स अर्थात इनका जो सोर्स होता है, इनकी जो ओरिजिन होती है, वो हमेशा एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम जिसको माना गया है वो ईस्ट है। एन माने इनसाइड जाइम स्टैंड्स फॉर ईस्ट। सेल के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, हम उसको नाम क्या दे रहे हैं? एंजाइम कह रहे हैं। 1897 में, इन ईयर 1897, साइंटिस्ट थे एडवर्ड बुकनर, जिन्होंने आइसोलेट किया था, आइसोलेटेड जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम को आइसोलेट किया था। कहां से निकाला था? फ्रॉम द यीस्ट सेल्स। यीस्ट सेल्स से इनको आइसोलेट किया था। किसको? जाइमेज नाम के एंजाइम को। सबसे पहला एंजाइम है जिसे इन्होंने आइसोलेट किया था। ठीक, तो इस प्रकार से अब तक आप ये समझ चुके हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं ये कौन होते हैं। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं। इनकी हमेशा बायोलॉजिकल ओरिजिन होती है। कहाँ से निकलते हैं? इनकी बायोलॉजिकल ओरिजिन होती है और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने का काम करते हैं। ठीक, अब ये जो एंजाइम्स होते हैं, अगर हम इनके केमिकल नेचर की बात करें कि हैं तो ये केमिकल्स, तो ये किस प्रकार के हैं, कौन से केमिकल्स हैं, अगर इन पर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि एंजाइम्स की दो बेसिक कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है? इनमें से एक होती है प्रोटीनेशियस कैटेगरी और दूसरी होती है कौन सी? नॉन प्रोटीनेशियस कैटेगरी। तो कम एंड सी हियर, टू काइंड्स ऑफ केमिकल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इफ यू गो फॉर देयर केमिकल नेचर। तो अगर हम बात करें कि केमिकली ये क्या होते हैं, केमिकली the enzymes belong to two different categories. ये दो डिफरेंट कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। इनमें से पहली जो कैटेगरी होती है, इसको हम प्रोटीन बोलते हैं। दीज आर प्रोटीनेशियस।
प्रोटीन्स होते हैं ये, और दूसरे होते हैं नॉन प्रोटीन्स। इसेंशियली किसी भी एंजाइम को प्रोटीन होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे, परंतु कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन प्रोटीन होते हैं, और इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम कॉल्ड एज, ऐसे न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की बात कर रहे हैं, ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल जो कि एक एंजाइम की तरह काम करे, हम उसको नाम देते हैं राइबोजाइम। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए जो कि एक एंजाइम की तरह काम करता है, और इसको हम नाम क्या देते हैं? इट इज नोन एज राइबोजाइम। द आरएनए मॉलिक्यूल एक्टिंग एज एंजाइम इज नोन एज राइबोजाइम। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको पता है कि दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है डीएनए, फुल फॉर्म पता होगा आपको, अर्ली क्लासेज में पढ़ा होगा। क्या होता है ये? आरएनए, डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लेकिन एंजाइम की तरीके से अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो कौन होता है? वो आपका आरएनए मॉलिक्यूल होता है। समझ गए? डीएनए इज नॉट हैविंग द एबिलिटी to work as enzyme. DNA cannot act as enzyme, but RNA can act as enzyme. So, the RNA molecule acting as enzyme is called as ribozyme. ठीक, तो इस तरीके से इन पर चर्चा आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि बायोमॉलिक्यूल्स का रोल जेनेटिक्स में क्या होता है, आपके इनहेरिटेंस में क्या होता है। वहाँ पर डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डील दिस इन डिटेल एंड रिटर्न बैक टू प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी ऐसे एंजाइम की बात इस चैप्टर में हम करेंगे जिनकी ओरिजिन कैसी है? वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जिनकी ओरिजिन प्रोटीन से होती, ऐसे एंजाइम के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे एंजाइम्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो काम कैसे करते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ऐसे एंजाइम का केमिकल नेचर देखेंगे और इनको क्लासीफाई करेंगे, इनकी स्पेसिफिसिटी पर चर्चा करेंगे। यही सारी बातें करनी है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड है एंजाइम पर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास आपकी में से किसके लिए है। तो ये सेकंड सेमेस्टर बीएससी पार्ट 1 नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उसमें से बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एंजाइम वाला चैप्टर आज दूसरा लेक्चर है। राइट, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स होते हैं, आइए और इन पर बात करें कि वो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है कि जो एंजाइम की तरह परफॉर्म करते हैं। क्या सभी एंजाइम्स, सभी प्रोटीन एंजाइम की तरह परफॉर्म करते हैं, या फिर कुछ खास प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम की तरह परफॉर्म करते हैं। आइए और चर्चा करते हैं इस पर। ठीक, लिख लिया होगा आपने इन सब चीज़ों को। आइए और इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि एंजाइम्स या तो प्रोटीन के बने होंगे और या फिर वो नॉन प्रोटीन होंगे। अब अगर ये इनका प्रोटीनेसियस ओरिजिन है तो आपको मालूम है कि ये प्रोटीन्स होते कौन हैं? एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन ओरिजिन। तो ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? दरअसल में दीज आर द पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं? पढ़ा है आपने, ये पॉलीमर्स होते हैं ऑफ एमिनो एसिड मोनोमर्स। ये किसके पॉलीमर होते हैं? एमिनो एसिड मोनोमर्स के पॉलीमर्स होते हैं। एमिनो एसिड मोनोमर्स। ये मोनोमर और पॉलीमर क्या होते हैं? आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सिंपलर फॉर्म के मॉलिक्यूल्स में, कुछ मॉलिक्यूल में टेंडेंसी होती है कि वो एक से अधिक अपने ही प्रकार के मॉलिक्यूल से जुड़कर या फिर कुछ डिफरेंट प्रकार के कंपाउंड से जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर वो अपने ही प्रकार के मॉलिक्यूल से जुड़ रहे हैं तो होमोपॉलीमर कहलाएंगे, और अगर वो डिफरेंट प्रकार के मोनोमर से जुड़कर बन रहे हैं तो हेट्रोपॉलीमर कहलाएंगे। तो पॉलीमराइजेशन का सिस्टम ये है कि यहाँ पर जो एमिनो एसिड मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं चेन में। एमिनो एसिड्स आर कनेक्टेड इन चेन।
राइट, और इनके बीच में एक बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है एंड सच बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, या इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। दिस वन इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और किसी भी, और ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड है। क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड है। मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड हियर बिटवीन एमिनो एसिड मोनोमर्स, सो दिस चेन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। इट्स एट इट्स इनिशियल पॉइंट एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, सो दिस टर्मिनल इज नोन एज अमीनो टर्मिनल। दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एज अमीनो टर्मिनल, and at this end is present the carboxylic group, and this terminal is called as carboxy terminal. This one is called as carboxy terminal, you know this one। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें अमीनो एसिड मोनोमर्स एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज में जुड़े हुए होते हैं, हम इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ध्यान रहे, इसी स्ट्रक्चर को प्रोटीन के हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दिस इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस टेल्स द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड मोनोमर्स इन द चेन। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ध्यान रहे कि ये आप पूछेंगे साहब आप यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए क्योंकि प्रोटीन कई प्रकार का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन होता है जो कि एंजाइम की तरह काम करने लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने प्रकार के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर इनमें से कौन ऐसा होता है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है। क्या सारे प्रोटीन से एंजाइम होते हैं? इसका आंसर है नो। ऑल दी प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, राइट, but all the enzymes are of proteinaceous origin except ribozyme। RNA मॉलिक्यूल नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम है। अगर हम उसे छोड़ दें तो दुनिया के सारे एंजाइम्स प्रोटीनेसियस ओरिजिन के होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं या कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम होते हैं? तो इसका उत्तर है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर यहां मिल गया कि सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हैं। ऑल दी प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ओनली फ्यू प्रोटीन्स आर एंजाइम। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हिच काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। कौन से ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम की तरह होते हैं? तो पहले हमें ये तो जान लेना है कि ये किस प्रकार के प्रोटीन की बात कर रहा है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रोटीन की, तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, बिकॉज द एक्शन ऑफ एनी एंजाइम मॉलिक्यूल इज डिपेंडेंट ऑन इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन। अदरवाइज क्या होगा? दिस विल डीनेचर अल्टीमेटली एंड स्टॉप फंक्शनिंग, राइट। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, अगर हम ये देखें तो पहला स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक्चुअली हम एमिनो एसिड्स के लीनियर अरेंजमेंट की बात करते हैं कि हाउ दीज एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड इन ए पॉलीमर चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, बट दिस इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज एंजाइम। दिस इज नॉट एंजाइम। प्रोटीन अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में एंजाइम के तरीके से काम नहीं करता, इस बात को आपको नोट कर लेना है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज नॉट हैविंग द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, सो दिस कैन नॉट एक्ट एज एंजाइम। अब चलिए और इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पर अगले स्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जब यही पॉलीपेप्टाइड चेन में क्वाइलिंग बढ़ जाती है, व्हेन the primary structure means the polypeptide chain, linear polypeptide chain undergoes the coiling process. This forms the helical structure. The so-called structure is alpha helix, right? इसको हम secondary structure कहते हैं, ठीक। You can see here when the chain coils like this, this establishes the helix. This one is its amino terminal. This one is amino terminal. And this one is carboxy terminal, right? But these are the helix.
इन्हें हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और इस अल्फा हेलिक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनना जरूरी है। तो दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश होना जरूरी है। यहाँ जितने भी ये सभी बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो टू इस्टेब्लिश द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना जरूरी है, अल्फा हेलिक्स, राइट। केवल हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करा देता है। जो चेन आप देख रहे हैं कि जो लंबी चेन थी वो अब क्वाइल करके क्या कर रही है? वो अल्फा हेलिक्स का निर्माण कर रही है। ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन ये है, अब इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और कई टाइप के होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट होती है, हम इस पर अभी चर्चा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि जब आप प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। यहाँ पर केवल थोड़ी सी बात बता करके कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखता है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट एज एंजाइम, सो यहाँ पर भी क्रॉस लगा देंगे कि दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो नॉट वर्किंग एज एंजाइम, ठीक। अब हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है कब होता है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब फर्दर क्वाइलिंग स्टार्ट होती है। व्हेन क्वाइलिंग स्टार्ट्स फर्दर इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिस गिव्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर। लेकिन सभी प्रकार के प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर एडॉप्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्शियरी स्ट्रक्चर एडॉप्ट करने के लिए डाइसल्फाइड लिंकेज का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? डाइसल्फाइड लिंकेज। दो सल्फर रेजिड्यू के बीच में बॉन्ड बनना जरूरी है, यानी कि डाइसल्फाइड लिंकेज अगर किसी भी प्रोटीन कंपाउंड में नहीं बन सकता, दैट कैन नॉट इस्टेब्लिश द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, राइट। वो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर एडॉप्ट करने की हैसियत नहीं रखता है, ठीक। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं बन पा रहा। अब आप पूछेंगे साहब कि ऐसी कौन सी बात है वो डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं बना पा रहा? यानी कि डाइसल्फाइड लिंकेज आप समझिए दो सल्फर एटम्स के बीच में बनेगा। अब सल्फर अगर है उस प्रोटीन में तब तो बनेगा। अब ये सल्फर आएगा कहां से? एमिनो एसिड लेकर आएगा। तो ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनके एमिनो एसिड मोनोमर्स में कहीं ना कहीं कुछ एमिनो एसिड्स में सल्फर रेसिड्यू मौजूद है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स इफ प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, this may establish the tertiary structure of the protein। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर सकता है अगर इसमें ऐसा कोई भी एमिनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अब हमने मान लिया कि इस पॉलीपेप्टाइड में कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो सल्फर कंटेनिंग हैं, उनमें सल्फर है, तो इसेंशियली दिस विल इस्टेब्लिश द टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। देखेंगे कि यहां पर डिग्री ऑफ क्वाइलिंग बढ़ जाएगी। व्हेन द डिग्री ऑफ क्वाइलिंग एंड कॉम्पैक्टनेस इंक्रीजेज फर्दर हियर, you will see here that it is the more compact structure of the polypeptide, it is called as tertiary structure, 3 degree structure, tertiary structure. This one is the tertiary structure of the polypeptide. Here you can see the hydrogen bond, already you will see हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट टू इस्टेब्लिश द अल्फा हेलिक्स, यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स तो अंदर चले गए और उसके बावजूद भी इनमें क्वाइलिंग हो रही है। तो अगर इस प्रकार की क्वाइलिंग होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई ना कोई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है और इनके बीच में एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि ये जो हेलिक्स स्टेबिलाइजेशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं सल्फर के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से होता है। तो दिस लिंकेज इज नोन एज डाइसल्फाइड लिंकेज, ये है, ठीक। यहां पर ये डाइसल्फाइड लिंकेज है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल लीनियर अरेंजमेंट था पॉलीपेप्टाइड का। यहां पर डिग्री ऑफ क्वाइलिंग बढ़ गई तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्टेब्लिश कर लिया, और अगर इसमें डिग्री ऑफ क्वाइलिंग फर्दर इंक्रीज करती है दैट मे बी ड्यू टू सम एडिशनल फोर्सेज लाइक डाइसल्फाइड लिंकेज, अदर फोर्सेज आर इलेक्ट्रोफोबिक इंटरेक्शंस, यहाँ पर बन सकते हैं, कोवेलेंट इंटरेक्शंस हो सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही है। तो बिसाइड्स द हाइड्रोजन बॉन्ड देर आर सम एडिशनल फोर्सेज, डाइसल्फाइड लिंकेज
हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वांडरवाल इंटरेक्शंस, कोवेलेंट लिंकेज, इस तरह से ढेर सारे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। तो चेन जो होती है वो इस तरह से कॉम्पैक्ट होती जाती है, गुच्छे का रूप ले लेती है, ग्लोब्यूलर हो जाती है। अगर ये लीनियर है तो ये फाइब्रस प्रोटीन है, और अगर ये इस तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दे रहा है तो ये क्या है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर इस्टेब्लिश हो गया, वो भी हुआ क्यों, क्योंकि इनमें जो अमीनो एसिड मोनोमर्स थे उनके पास सल्फर उपस्थित था। तो सल्फर ने डाइसल्फाइड लिंकेज बना लिया और टर्शियरी स्ट्रक्चर एडाप्ट हो गया। अब ये मॉलिक्यूल क्या करने लगेगा, दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज एंजाइम एंड इट इज़ अ बायो कैटलिस्ट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर इस्टेब्लिश होता है तो वो एंजाइम की तरीके से वर्क करेगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अभी तक आप समझ चुके हैं कि हम किसे प्रोटीनेशियस एंजाइम कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो सिंगल एंजाइम याद रखेंगे, आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, इट इज नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कॉल्ड एज राइबोजाइम। यू विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास, राइट। जो दूसरा है ये है प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स, जो कि एक एंजाइम की तरह से प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल काम करते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो हमने आपसे बताया कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेगा, एंजाइम नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेगा जिसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं, बट इट इज आल्सो नॉट हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिसिस। एंड हियर इफ दिस establishes द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन because of the presence of sulfur residues and the formation of disulfide linkage, the tertiary structure is established here. And if the protein molecule establishes the tertiary structure of the protein, this will works as the catalyst, और हम इसी को एंजाइम कहते हैं। यहाँ तक का रिलेशनशिप एंजाइम का प्रोटीन से क्या संबंध है अभी तक आप समझ गए होंगे। इस चीज़ को नोट कर लें। इसे हमने आपको रिलेशन इस्टेब्लिश कराया कि कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक, ये आप जान गए होंगे। अब ये जो एंजाइम्स, जो प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन ओरिजिन के हैं, क्या वो अपने दम पर एक्टिव होते हैं? इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो एक एक्टिव एंजाइम होता है उसको हम होलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये जो एक्टिव एंजाइम होता है, एक्टिव एंजाइम, इन्हें हम होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। होलो एंजाइम्स, दीज आर एक्टिव एंजाइम्स। होलो एंजाइम को अगर हम यहां पर HE से रिप्रेजेंट करें तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रोटीन कंपोनेंट, प्रोटीन कंपोनेंट, और इसके साथ अटैच्ड होता है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। यानी कि अकेले प्रोटीन के दम पर एंजाइम एक्टिव नहीं होता। किसी भी एंजाइम को एक्टिव करने के लिए उसमें कोई नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड जो होता है वो रोल प्ले कर रहा होता है। कोई नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पर देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है कि जो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज होलो एंजाइम्स, HE, एंड इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं इसमें? प्रोटीन कंपोनेंट प्लस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। यहाँ पर जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, एपो एंजाइम। द टर्म एपो एंजाइम इज यूज्ड फॉर इट। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स जो होते हैं इन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। दीज आर नोन एज द कोफैक्टर्स। इस तरीके से किसी भी एक्टिव एंजाइम में अगर हम देखें तो यहां पर जो एक्टिव एंजाइम है इट इज आल्सो कॉल्ड एज होलो एंजाइम एंड इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, द प्रोटीन कंपोनेंट एंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स, राइट। ये जो प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम एपो एंजाइम कहते हैं, परंतु एपो एंजाइम अपने दम पर कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता। इसके लिए इनकी ज़रूरत होती है, ये जो कोफैक्टर्स होते हैं। बात समझ गए? अगर इसको हम डायग्राम से इस तरह से दिखाएं
तो ये मान लो कि आपका एपो एंजाइम है, तो इसके साथ अटैच्ड कौन होता है, ये कोफैक्टर होता है। तो दिस वन इज द एपो एंजाइम एंड दिस वन इज द कोफैक्टर, राइट। ये कौन है, ये एपो एंजाइम है एंड दिस वन इज कोफैक्टर। अब बेटा यहाँ पर कोफैक्टर जो होता है इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये कोफैक्टर्स कौन होते हैं। तो ये जो कोफैक्टर्स होते हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। या तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं या इनऑर्गेनिक। अगर ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं तो ये तमाम प्रकार के मेटल आयंस हो सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये एपो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े हैं या फिर इनका ट्रांजिएंट अरेंजमेंट है, बहुत ही पार्शियल है कि थोड़े समय तक रहेंगे उसके बाद अलग हो जाएंगे। जरा यहाँ पर ध्यान देना है हमें। तो अगर जो कोफैक्टर्स होते हैं, ये कोफैक्टर्स these are essential for the activity of enzymes। किसी भी एंजाइम को एक्टिव होने के लिए इनकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, कोफैक्टर्स की। एंड these may be कोएंजाइम्स। या तो ये कोएंजाइम्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, या तो ये कोएंजाइम्स होंगे या फिर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे। ठीक है, देखिए ये दो नए टर्म निकल कर आए। जो कोफैक्टर्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक कोएंजाइम हो सकते हैं और दूसरे कौन हो सकते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हो सकते हैं। कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ठीक। ये क्या होते हैं, ये जरूरी हैं किसके लिए, फॉर द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के साथ ये अटैच्ड होते हैं जिनको हम नाम क्या देते हैं, कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक होते हैं कोएंजाइम्स और दूसरे होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, राइट। बहुत सारा डिस्कशन एंजाइम पर करना है, कई लेक्चर्स इसमें होंगे। तो इस तरीके से आज के हमारे इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको डेमो किया, बताया कि कोई भी एंजाइम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एंजाइम का केमिकल नेचर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, नॉन प्रोटीन्स होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी होती है, तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन जो है एंजाइम होते हैं, ये सारा बताया। एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए कोफैक्टर्स की ज़रूरत है और कोफैक्टर्स की दो कैटेगरी होती है, इनमें से एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोएंजाइम्स और दूसरे होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और अपने अगले लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कि कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ये क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनका केमिकल नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आपका ये लेक्चर। अक्सर आप लोग बायोकेमिस्ट्री में बोरियत महसूस करते हैं, आपको लगता है क्या यार, क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग करके बताऊंगा कि मज़ा आएगा आपको एंजाइम्स के बारे में, क्योंकि बिना एंजाइम के हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बायोलॉजिकल एक्शन नहीं हो सकता, ठीक। सब एंजाइम डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना है। नॉट ओनली इन एनिमल्स बट इन प्लांट्स आल्सो एंजाइम्स प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिक पाथवेज, राइट। तो इसलिए इस चैप्टर के बारे में, इसकी काइनेटिक्स के बारे में, इनका क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिसिटी, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे डे बाय डे हमारे इन लेक्चर्स में। हमने आपको बताया था कि लेक्चर सीरीज के रूप में आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। अगर अभी भी सपोज दैट आप आज हमारे इस लेक्चर को ज्वाइन किए हैं, पहली बात हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर, लाइक, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।